हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट 29 फरवरी को 12th बायोलॉजी का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th बायोलॉजी का एक वायरल पेपर। तो अगर आप भी 29 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख के जाइएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही 12th बायोलॉजी का पेपर 29 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपका भी टारगेट है कि इस बार हम 12th बायोलॉजी में 70 में 70 लेकर आए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि जो पेपर मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं इस पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन का मैं आंसर भी बताऊंगा। देखिए सॉल्यूशन भी मैंने आपके लिए ले रखा है, जो जो क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि कोई प्रॉब्लम आपको आगे चलकर ना हो। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 29 फरवरी से पहले देख लेना, चाहे आप आधी रात को ही क्यों ना देख रहे हो। देखो क्लास 12 बायोलॉजी, इधर आपका रोल नंबर नाम लिखना होगा, यहां पे पेपर कोड रहेगा 315 DH, कोई जरूरी नहीं यही पेपर कोड रहे, कोई दूसरा कोड भी आ सकता है। समय आपके पास टोटल 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक इसका 70 का रहता है, बायोलॉजी का पूर्णांक 70 का रहेगा। ठीक है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकली मिलेंगे। सबसे पहले कुछ निर्देश दिए जाएंगे आपको। सबसे पहले 15 मिनट जो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, मतलब 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर खूब ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में दूसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करना आपके लिए अनिवार्य है। तीसरा, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए, मतलब जहां जहां आपको चित्र बनाना कहा जाए, चित्र बनाने को कहा जाए, या कोई क्वेश्चन आ जाए जिससे चित्र रिलेटेड हो तो आप लोग चित्र जरूर बनाइए, क्योंकि ये बायोलॉजी है, इसमें फिगर आपको बनाना होता है। ठीक है। चौथा, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसका निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ निर्देश थे। अब सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन पेपर होगा कैसा होगा वो तो हमें पता ही है, बट सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 4, एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर का कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और मैंने 12th के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया। अगर उन क्वेश्चंस को पढ़ लोगे, उस एक वीडियो को देख लोगे, तो आपका 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से YouTube पर सर्च करो क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। देखिए यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है का वाला, सेंट्रल डोगमा के प्रतिपादक कौन है? सेंट्रल डोगमा, इसके प्रतिपादक कौन है? ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है मुल्डर, सेकंड है वाटसन, थर्ड है क्रिक, फोर्थ है बेरी कोमेनर। तो भैया क्रिक है, सेंट्रल डोगमा के प्रतिपादक जो है वो क्रिक जी हैं। ठीक है। खा देखो, पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक के लेखक हैं, मतलब जो फिलॉसफी जूलॉजिक बुक है इसके राइटर कौन है? और ये हमारे जैव विकास चैप्टर का क्वेश्चन है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो हमारे चैप्टर 5 वंशागति का आणविक आधार जो चैप्टर है उससे था, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे जैव विकास चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, इवोल्यूशन। देखो जो फिलॉसफी जूलॉजिक बुक है इसके राइटर कौन है? फर्स्ट है डार्विन, सेकंड है डी ब्रीज, थर्ड है लैमार्क, फोर्थ है बीजमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लैमार्क। देखो जो फिलॉसफी जूलॉजिक जो पुस्तक है इसके राइटर लैमार्क जी हैं। लैमार्क का नाम आपने तो सुना ही होगा, लैमार्क हो गए, डार्विन हो गए, ये सब जैव विकास से संबंधित हैं। गा देखो, बिडाल टेस्ट संबंधित है, बिडाल टेस्ट किससे संबंधित है? ये मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का क्वेश्चन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। मतलब जो बिडाल टेस्ट है ये किस रोग से संबंधित है? फर्स्ट है टाइफाइड से, सेकंड है हैजा से, थर्ड है एड्स से, फोर्थ है मलेरिया से। भैया ये टाइफाइड से संबंधित है, जिसको टाइफाइड हो जाता है उसको बिडाल टेस्ट कराने को बोला जाता है। ठीक है, तो बिडाल टेस्ट जो है ये टाइफाइड से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट देखो घा वाला, डीएनए के खंडों को जोड़ने में प्रयुक्त एंजाइम है, मतलब इसमें से कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के खंडों को जोड़ता है? मतलब अगर डीएनए कई खंडों में है तो उसको जोड़ने का काम करता है, कौन सा एंजाइम है? भैया मैंने बताया था आपको, फर्स्ट है हेलीगेज, सेकंड है लाइगेज, थर्ड है पॉलीमरेज, फोर्थ है न्यूक्लियस। तो देखिए लाइगेज एंजाइम जो होता है ये डीएनए के खंडों को जोड़ता है। ठीक है,
और एक होता है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वो डीएनए को खंडों में काटता है, इसीलिए उसको आणविक कैंची भी बोलते हैं। बस हो गया। तो ये आपके काका काका 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के, टोटल आपको 4 मार्क्स इसके लिए दिए जाएंगे। इसके बाद में निश्चित उत्तरीय प्रश्न आएंगे। अब आप लोग कहेंगे सर जी निश्चित उत्तरीय कैसा नाम है? देखो, निश्चित उत्तरीय का मतलब जो डेफिनेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, परिभाषा से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको 5 टोटल दिए जाते हैं, एक एक नंबर के 5 नंबर मिलेगा। जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है ना, ये उससे भी छोटा है। आप लोग अगर 2023 बायोलॉजी का पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको यही सेम पेपर पैटर्न मिलेगा। मतलब सबसे पहले बहुविकल्पीय, फिर निश्चित उत्तरीय, फिर उसके बाद अति लघु उत्तरीय, तब लघु उत्तरीय, उसके बाद में विस्तृत उत्तरीय, ठीक है। देखो दूसरे का कहा राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, एक एक नंबर का है तो छोटा छोटा आपको लिखना है। देखो निश्चित उत्तरीय का वाला आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय उद्यान क्या है जान लेते हैं, ठीक है। देखो राष्ट्रीय उद्यान वो क्षेत्र है जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित होती हैं। अगर एक नंबर में आता है तो यहीं तक लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से यहां तक, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय उद्यान वो क्षेत्र है जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित होती हैं, ठीक है। अब भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेले राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब भारत का अगर प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाए भैया भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हेले राष्ट्रीय उद्यान है, जो सन 1936 में स्थापित किया गया था। इसका वर्तमान नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब हेले राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पुराना नाम है, जो इसका वर्तमान नाम है वो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर आपसे कहा जाए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप हेले राष्ट्रीय उद्यान अगर ऑप्शन है लिख दो, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अगर ऑप्शन है तो लिख दो। मैंने थोड़ा डीपली बता दिया, 2 नंबर में आता है तो भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर कंप्लीट। खा इकोटान किसे कहते हैं, इकोटान क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट इसका नाम ही ना सुने होंगे। देखो खा इकोटान, इकोटान एक ऐसा क्षेत्र है जो 2 पारिस्थितिक तंत्रों के बीच सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। मतलब ये इकोसिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो पारितंत्र चैप्टर है ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। इकोटॉन क्या है, इकोटॉन एक ऐसा क्षेत्र है जो 2 पारिस्थितिक तंत्रों के बीच सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। एक सामान्य उदाहरण हम लेते हैं, एक सामान्य उदाहरण किसी नदी और उसके नदी के तट के बीच दलदली भूमि का क्षेत्र हो सकता है। मतलब इकोटॉन ये हो सकता है, कोई नदी है और उसके नदी के किनारे नदी के बीच में, जैसे एक सामान्य उदाहरण किसी नदी और उसके नदी के तट के बीच, मतलब नदी और उसके किनारे के बीच में जो स्थान होता है, जो दलदली भूमि होती है, उसी को हम इकोटॉन कहते हैं, ठीक है। मतलब इकोटॉन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो 2 पारिस्थितिक तंत्रों के बीच सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। इकोटॉन का पर्यावरणीय महत्व बहुत अधिक है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। गा देखो द्वि निषेचन की खोज किसने की, डबल फर्टिलाइजेशन के खोज करता कौन है, द्वि निषेचन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ाया था। तो ये होता क्या है, देखो द्वि निषेचन की खोज करता जो है वो नवाश्चिन है, ऐसे लिख दीजिएगा नवाश्चिन। या फिर थोड़ा अगर इंप्रूव करके आप लिखना चाहें तो आप लिख दीजिएगा कि द्वि निषेचन के खोज करता नवाश्चिन है। बस इतना सा लिख देना है, कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। घ नंबर क्वेश्चन देखो, मनुष्य के हाथ व पैर किस प्रकार की समझातता दर्शाते हैं। जैसे हमारे जो हाथ हैं और पैर हैं ये किस प्रकार की समझातता को दर्शाते हैं। ये हमारे जैव विकास चैप्टर का क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो मनुष्य के हाथ व पैर कर्मिक समझातता दर्शाते हैं, ठीक है। कर्मिक समझातता मतलब समझातता कई प्रकार का होता है, जिसमें कर्मिक समझातता भी एक टाइप है, ठीक है। तो मनुष्य के हाथ व पैर जो है वो कर्मिक समझातता को दर्शाते हैं, ठीक है। अंगा नंबर देखो, समुदाय के अंदर निहित विविधता को क्या कहते हैं। मतलब जो समुदाय के अंदर निहित विविधता होती है उसको क्या कहते हैं। जैसे जैव विविधता एवं संरक्षण चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है, उसमें विविधता के बारे में जाना, लेकिन जो समुदाय के अंदर निहित विविधता होती है उसको क्या कहते हैं। तो देखो समुदाय के अंदर निहित विविधता को अल्फा विविधता कहते हैं, अल्फा विविधता, ठीक है। तो समुदाय के अंदर निहित जो विविधता होगी उसको हम अल्फा विविधता कहते हैं। बस इतना सा क्वेश्चन था। टोटल 5 क्वेश्चंस थे, एक एक नंबर के भैया 5 नंबर आपको इसके लिए दिए जाएंगे, इसको पढ़ के जाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तीसरा देखो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, हेडिंग लिखा हुआ है तीसरे कक्का उल्ब वेधन पर टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का आता है उल्ब वेधन, मैंने आपको पढ़ाया है। उल्ब वेधन मतलब एमनियोसिंथेसिस, ये मानव जनन जो चैप्टर है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है।
देखो मैं टिप्पणी बता देता हूं 2 नंबर, ये 3 नंबर में भी आता है, तो ये ध्यान रखना है। देखो उल विभेदन है क्या, व्हाट इज एमनियोसिंथेसिस। देखो उल विभेदन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। मतलब उल विभेदन जो है एक जांच करने की विधि आप समझ सकते हैं। तो उल विभेदन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ से, जैसे कोई गर्भवती स्त्री है तो उसके गर्भ से एमनियोटिक द्रव्य, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है, उसका कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है, मतलब सुई के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इस द्रव में फीट्स की कोशिकाएं होती हैं जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक विकार व उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब जब हम जैसे माता का जो गर्भाशय होता है उससे सुई द्वारा जो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं, एमनियोटिक जो द्रव होते हैं उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, और किया क्या जाता है, देखो इस द्रव में जो वो द्रव होगा उसमें फीट्स की कोशिकाएं होती हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके उसमें हम क्रोमोसोम का विश्लेषण करेंगे, क्रोमोसोम को देखेंगे, उनकी जांच करेंगे और भ्रूण की लिंग, मतलब भ्रूण जो है जो शिशु है वो मेल है या फीमेल है, उसकी लिंग का हम पता लगा सकते हैं, लिंग जांच। आनुवांशिक संरचना, मतलब आनुवांशिक संरचना का हम पता लगा सकते हैं। आनुवांशिक विकार, अगर कोई उसे जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई रोग है आनुवांशिक रोग, तो उसका भी पता लगा सकते हैं। वह उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये उल विभेदन है, मतलब उल विभेदन के द्वारा हम जो शिशु है उसका लिंग का भी पता लगा सकते हैं, वो मेल है या फीमेल है, उसके जो आनुवांशिक संरचना है, आनुवांशिक जो विकार है, जो उपापचयी विकार है, सबका हम पता लगा सकते हैं। और इसको मेनली लागू किया गया था ताकि आनुवांशिक विकार का पता लग सके। मान लीजिए कोई बच्चा है उसको जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसका पता लग सके, लेकिन इसका लोग मिसयूज करते, मतलब मेल का पता लगाने में इसका यूज कर रहे हैं, मतलब जो जेंडर होता है, ठीक है, लड़का है या लड़की, उसका पता लगाने में यूज कर रहे थे, तो इसीलिए इसको बैंड कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए। अतः इस जांच प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है। मतलब उल विभेदन जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का जो मेन उद्देश्य है वो आने वाली जो संतान है, जो बच्चा पैदा होने वाला है, उसकी विकलांगता और विकार का पता लगाना है कि कोई रोग तो नहीं है या फिर विकलांग हो, हाथ पैर ना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, उसका पता लगाने के लिए इस प्रक्रिया को लागू किया गया। ठीक है, जिससे माता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके। मान लीजिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चे को, ठीक है, आनुवांशिक विकार है, कोई बहुत बड़ा रोग है, तो उसका एबॉर्शन करा के उसको हटा दिया जाए। ठीक है, किंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण लिंग जांच करने, मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। लेकिन क्या हुआ, जिस प्रक्रिया का उद्देश्य जो है वो रोग पता लगाने में या विकलांगता पता लगाने में किया गया, उसका लोग मिसयूज करके उसमें जो भ्रूण का लिंग है वो लड़का है लड़की है उसका पता लगाने में कर रहे हैं। मादा भ्रूण हत्या, अगर कोई फीमेल है मान लीजिए लड़की है तो उसको उसके भ्रूण की हत्या करवाने में इसका यूज कर रहे थे। मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात करा दिया जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। और होता क्या है कि बहुत सारे लोग पता लगा लेते हैं, लड़का है लड़की होती है तो उसका हत्या करवा देते हैं अंदर ही, ठीक है, एबॉर्शन करा देते हैं। अगर वो सही भी है, उसको कोई विकार नहीं है, कोई रोग नहीं है, फिर भी उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को ही प्राथमिकता दी जाती है, मतलब जो पुत्र लड़के का जन्म है उसी को प्राथमिकता अभी भी दी जाती है, ऐसा है। ठीक है, ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है। मतलब ऐसा गर्भपात कराना, अगर कोई बच्चा है अंदर, ठीक है, और वो अच्छा है, मतलब उसके हाथ पैर सब सही सलामत है, कोई रोग दोख नहीं है, फिर भी उसको एबॉर्शन करा दिया जाए तो ये बहुत गलत बात है। ये समझ लीजिए आप रियल में किसी बच्चे की हत्या कर रहे हैं। ठीक है, अतः उल विभेदन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। और कहीं कहीं लिखा भी रहता है, आप जाएंगे अस्पतालों में, कि एमनियोसिंथेसिस इज बैंड, एमनियोसिंथेसिस आप नहीं करा सकते। समझ में आया उल विभेदन क्या है? अगर 3 नंबर में भी आता है फिर भी आप विस्तार से लिख दीजिए। मतलब इसका जो मेन उद्देश्य था वो भ्रूण की जो आनुवांशिक संरचना, उसका जो विकार है उसका पता लगाना था। कोई रोग वोग तो नहीं है, लेकिन लोग इसका यूज जो है भ्रूण लिंग जांच करने में कर रहे हैं। लड़का है लड़की है, अगर लड़की रहती है तो उसको क्या करते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं, जो कि एक भ्रूण हत्या के बराबर है। क्योंकि अभी भी हमारे समाज में लड़कियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, ऐसा माना गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ गया उल विभेदन? बाकी के क्वेश्चन का मैं आंसर इस क्लास में बताने वाला नहीं हूं, कुछ आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो जीएम फसल क्या है, इसकी कोई एक हानि बताइए। 2 नंबर का ये भी रहेगा। मतलब जीएम फसल क्या है,
इसको आप लिखेंगे 1 नंबर, और इसकी कोई एक हानि बताइए, इसका आंसर लिखेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट, मानव जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मानव जनन तंत्र है, ठीक है, इसका आपको स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है, ठीक, या आपको दे दिया जाए पुरुष जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र, किसी का भी दिया जा सकता है। तो कुछ फिगर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे थोड़ा सा उसका नाम लूंगा, आप लोग उसको बनाना सीख जाइए, ठीक है। देखो, जैसे आपका अपरिपक्व पराग कोश की संरचना, परिपक्व पराग कोश की संरचना, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, नर जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र, शुक्राणु की संरचना, ये जो सारे फिगर्स हैं मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं। घा देखो, नव डार्विनवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जैव विकास चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आरएनए अंतरक्षेप वनोन्मूलन क्या है, 2 नंबर, मतलब यहां पे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपको मिलेंगे। मैंने आपको बायोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक बताए, एक ऐसी क्लास मैंने आपको दी है जिसमें मैंने बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको मैंने बताया, चाहे वो 1 नंबर वाले हो, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, सारे क्वेश्चंस को मैंने उस क्लास में आपको बताया है, ठीक है। अगर आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चर, तो आपको वो क्लास मिल जाएगी। उसमें मैंने बताया है क्या क्या आपको हर एक चैप्टर से पढ़ना है, तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, अब लघु उत्तरीय प्रश्नों पे आते हैं जो 3-3 नंबर के आते हैं। देखो, हमारी बायोलॉजी में जो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं। 3-3 नंबर के 36 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, 3-3 नंबर वाले। तो आप सोचिए कितना ज्यादा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 का देखो, पारितंत्र के जैविक घटक कौन कौन से हैं, पारितंत्र के जैविक घटक कौन कौन से, ये हमारे पारितंत्र चैप्टर का क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खा देखो, जन्मजात रोग क्या है, ये मुख्यतः किन कारणों से होता है। देखो, जन्मजात रोग जो आपको जन्म से ही मिले, मतलब अपने पूर्वजों से ही आपको प्राप्त हो, वो जन्मजात रोग होता है, जो आपको जन्म से ही मिले, ठीक है। तो जन्मजात रोग क्या है, ये मुख्यतः किन कारणों से होता है। गा, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, इसके प्रमुख चरणों के नाम बताइए, 2 नंबर। घा, जीन उपचार क्या है, इस तकनीक का प्रयोग किन 2 स्तरों पर किया जाता है, 2 नंबर, 3 नंबर, सॉरी 3-3 नंबर। तो ये आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, यहाँ पे 3-3 नंबर के 12 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे 12-12 करके 3 बार रहेंगे। देखो, चौथा क्वेश्चन था, अब 5वां क्वेश्चन जो है, यहां पे भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। देखो, प्रतिरक्षा अनुक्रिया क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक अनुक्रिया में विभेद लिखिए, 2 नंबर। खा, डीएनए को पोषक कोशिका में प्रवेशित कराने की कोई 3 तकनीकें बताइए, 3 नंबर, 3 नंबर इसके लिए भी। गा, पर परागण क्या है, पादपों में इसे सफल बनाने हेतु कौन सी युक्तियां अपनाई जाती हैं, मतलब पर परागण क्या है। देखो, ये हमारे चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर का क्वेश्चन है। परागण आपने पढ़ा होगा, पॉलिनेशन, ठीक है, वही उसी का ये प्रकार है, पर परागण। पर परागण का मतलब होता है जब मान लीजिए 2 अलग अलग पौधे हैं, ठीक है, एक पौधे अलग है, दूसरा पौधा अलग है, ठीक है। तो एक पौधे से मतलब जो परागकण है वो उसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक जाएं, तो इसको हम लोग पर परागण कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, पर परागण क्या होता है, जैसे पॉलिनेशन जो होता है, मतलब वर्तिकाग्र से, एक पुष्प के वर्तिकाग्र से जो परागकण है वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, ठीक है, इसी को परागण कहते हैं। लेकिन पर परागण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा पौधा है, यहाँ पे एक पौधा है और यहाँ पे एक पौधा है, इस पौधे में पुष्प लगा हुआ है, इस पौधे में भी पुष्प लगा हुआ है, तो इस पौधे के जो परागकण है अगर यहां से दूसरे पौधे के परागकण में दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इसको पर परागण कहते हैं। मतलब 2 अलग अलग पौधों में परागण यहां पे होता है, ठीक है। मतलब एक जो पौधा है उसके पुष्प का जो वर्तिकाग्र है वो दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पर परागण। स्वपरागण का मतलब जैसे ये आपका एक पौधा है, इसी पौधे में दूसरा पुष्प लगा हुआ है, तो इसी पुष्प का जो है इसी पौधे के एक पुष्प से जो परागकण है वो इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इसको हम स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। घा वाला देखिए, डेयरी उद्योग में प्रयुक्त प्रमुख सूक्ष्म जीवों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर है, ये हमारा उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो डेयरी उद्योग में प्रयुक्त प्रमुख सूक्ष्म जीवों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। दूसरा देखिए, उत्तेजक तथा विभ्रमक के प्रभाव में क्या अंतर होता है, तो दोनों आपको करना है। तो ये भी आपका 4 क्वेश्चन हो गया, काखा गाघा 3-3 नंबर के, 12 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी 3-3 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। देखिए, मानव में त्वचा के रंग की वंशागति पर टिप्पणी कीजिए। जो मनुष्य में त्वचा होती है
उसका जो रंग होता है कौन किस कलर का है, व्हाइट है, ब्लैक है, सांवला है, ठीक है। तो इसकी वंशागति पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। ये वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर का क्वेश्चन है। खा नंबर देखो, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार की का होता है, किस स्थिति में उल्टा पिरामिड बनता है। तो ये हमारे पारितंत्र चैप्टर का है, इसमें एक पिरामिड है पारिस्थितिक पिरामिड, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर, ठीक है। गा देखो, पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है, इसके प्रमुख तथ्य क्या है, 2 नंबर। 3 नंबर, घा देखो, लैमार्कवाद क्या है, इसकी प्रमुख अवधारणाएं लिखिए, 3 नंबर। जय विकास चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहां पे भी आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, 3-3 नंबर का, 12 नंबर यहां पे भी, यानी कि 12-12 नंबर के 3 क्वेश्चन, 12-12 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न 3 बार आएंगे। टोटल आपको 36 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्नों का मिलेगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पे आते हैं भैया, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन, लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए, यह गुरु बीजाणु जनन से किस प्रकार भिन्न है। 5 नंबर, मतलब लघु बीजाणु जनन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि अगर आप बायो की तैयारी कर रहे हैं तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसमें आप लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन को पढ़ लीजिएगा विस्तृत उत्तरीय में। सेकंड चैप्टर जो है मानव जनन, इसमें आप लोग शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन को पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा। विस्तृत उत्तरीय में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता दूसरा करो। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, बीओडी, ठीक है, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, कीस्टोन जाति, इन तीनों को आप कर दो, ठीक है। इसके लिए भी 5 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर 2 5 नंबर हो गए, ठीक है। फिर देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, मानव में होने वाले 2 जल जनित रोगों के कारण, संचरण, लक्षण, रोकथाम व उपचार पर टिप्पणी लिखिए। मतलब मनुष्य में होने वाले 2 जल जनित रोग, मतलब जो जल के कारण होते हैं, ठीक है, पानी के कारण। तो जल जनित रोगों के कारक, लक्षण, संरक्षण, संचरण, रोकथाम व उपाय, उपचार पर टिप्पणी लिखिए, 5 नंबर मिलेगा। अथवा लगा है, देखो नहीं कर सकते तो इसको करो। आरडीएनए तकनीक में प्रयुक्त प्रमुख साधनों का वर्णन करो। देखो इसमें आपका जो डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा। मेंडल के नियम दोनों आप पढ़ लीजिएगा, विस्तृत उत्तरीय में आते हैं। मैं जो बता रहा हूं उसको पढ़ लीजिएगा, सब कुछ मैं तो नहीं पढ़ा पाया क्योंकि पूरे साल मैंने वैसे बायोलॉजी ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। 9 नंबर देखिए, डीएनए की संरचना को बताते हुए अनुलेखन का वर्णन करो। भैया ये वंशागति का आणविक आधार चैप्टर का क्वेश्चन है, 5 नंबर। नहीं पता तो देखो अथवा लगा है। डीएनए तथा आरएनए में 4 अंतर बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो डीएनए और आरएनए में अंतर आपको पढ़ के जाना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सी डीएनए तथा बी डीएनए पर टिप्पणी लिखिए, सी डीएनए और बी डीएनए क्या होता है इस पर टिप्पणी लिखिए, ये भी आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, ठीक है। तो यहां पे टोटल हमारा पेपर फिनिश होगा, ठीक है, मतलब 15 नंबर के आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या जाना, देखो सबसे पहले हमने ये जाना कि हमारे बायोलॉजी के पेपर में 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में 10 नंबर के 5 नंबर के निश्चित उत्तरीय प्रश्न होंगे, फिर 10 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, फिर 12 करके 36 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और फिर 15 नंबर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। टोटल जोड़ो देखो 36 और 10 46 और 4 50 55 और 15 70 नंबर का टोटल आपका पेपर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे ही आपका पूरा पेपर आएगा। देखो इसमें जो क्वेश्चंस हैं कुछ अलग टाइप के दिए गए हैं, बाकी अभी बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जिनके क्वेश्चंस मैच करते हैं, और इसमें से मैंने आपको जो टॉपिक वाला वीडियो प्रोवाइड कराया पूरे बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, उसको आप लोगों को जाकर देख लेना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता देना। आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।